Hello everyone, myself Aman Raj. I welcome you all in this Toppers Talk. My dear students, आज मेरे साथ हैं गेट 2023 के टॉपर गौरव सरकार। इनका गेट 2023 में 60 रैंक आया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या स्ट्रेटजी था जिससे कि इन्होंने गेट 2023 में इतना अच्छा रैंक सिक्योर किया है, डबल डिजिट में रैंक सिक्योर किया है। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अभी ये पास आउट भी नहीं हुए हैं। तो बच्चों, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। तो हम इनसे वन बाय वन सभी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इनका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था, इन्होंने किन कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया था। तो जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं प्रिपरेशन के टाइम, उन सभी डाउट्स को हम यहाँ पे वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो आपके लिए ये सेशंस काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। तो गौरव, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। यस सर, थैंक यू। और मुझे आप पहले ये बताइए, आप अपना बैकग्राउंड डिस्कस करें, कि आप अपने बारे में बताएं बच्चों को कि आप किस कॉलेज से हैं, आपका ब्रांच क्या है, और कब से आपने प्रिपरेशन से स्टार्ट किया था। ये कुछ जो बेसिक्स चीजें हैं वो आप डिस्कस करें। हाँ, तो मैं गौरव सरकार हूँ और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ कोलकाता कॉलेज में ही, कोलकाता सिटी में ही, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी में। मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ, सीएस का, मतलब 8 सेम का अभी पास आउट होगा। तो इस साल मैंने गेट दिया और ये मेरे रैंक आए। तो आपके फैमिली अभी कैसा फील कर रहे हैं, फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ये फैमिली सभी कैसे फील कर रहे बहुत हैं। प्राउड फील कर रहे हैं। उन लोगों को उन लोग ने ही मेरे को मोटिवेट किया ये, मतलब ये करने के लिए। तो ओके, ग्रेट उन ग्रेट। लोग बहुत प्राउड प्राउड फील कर रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं, पापा आपके जॉब में हैं या क्या, क्या कंडीशन है। पापा अभी रिटायर हो गया, तो ओके 2020 में ही रिटायर हो गया। मम्मी तो हाउस वाइफ है मेरा। ओके। तो ये आपके फैमिली के लिए भी काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और आपको गेट के बारे में कैसे पता चला। यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि गेट कोई एग्जामिनेशन है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे पता चला कि गेट आपको देना है, और इसके थ्रू क्या सब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था, ये बताइएगा। हाँ, तो मैं कॉलेज के मतलब सेकेंड ईयर से ही मैं पता चल गया कि गेट कोई एग्जाम है उसमें। मतलब मैं आईआईटी को जा सकता हूँ, वो मेरा मतलब ड्रीम है। एक जो आईआईटी को जाना हर एक बच्चे को होता है। तो मैंने उसलिए मतलब गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। सेकेंड ईयर में तो उतना प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो मेनली प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट थर्ड ईयर से ही किया था। तो मैं फरवरी से स्टार्ट किया, फरवरी मार्च से अगली ईयर, मतलब 2022 में। तो मैंने अच्छे से पढ़ा, तो इस साल मैंने गेट दिया। यानी कि आपने थर्ड ईयर में गेट अटेम्प्ट नहीं किया था। थर्ड ईयर नहीं, स्टूडेंट्स तो अलाउड हैं, लेकिन उस ईयर आपने गेट नहीं दिया था। ठीक है। मैंने मतलब गेट मिस कर दिया। मेरा बहुत फीवर हो गया था उसी दिन, तो ओके ओके। अनफॉर्चुनेटली मैं सो मिस कर सैड। गया। चलिए, कोई नहीं, किस्मत में जो लिखा होता है अच्छा ही होता है। ठीक है, यानी कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट दिया और आपका डबल डिजिट रैंक आया, काफी अच्छी बात है। और गौरव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने प्रिपरेशंस कैसे किया था। यानी कि आपने सेकेंड ईयर से प्रिपरेशंस के लिए सोचा था कि गेट मुझे लिखना है, यानी कि गेट एग्जाम मुझे देना है। तो आप किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट किए, आपका रिसोर्सेज क्या रहा, आप डेली कितने घंटे पढ़ाई करते थे, इन सब चीजों को बताइएगा बच्चों को। ठीक है। मैं मतलब सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना चाहता था, पर उतना सेल्फ डिसिप्लिन मेरा नहीं हुआ और मैं सेल्फ स्टडी के तरह ही जा रहा था। पर जब 2022 में आया तो मुझे रियलाइज हुआ मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तो मेरे को मतलब कुछ गाइडेंस चाहिए। तो ऐसे ही मैं अन अकेडमी के ज्वाइन किया फरवरी में, 2022 में। तो उसके बाद मैंने गाइडेंस लेना स्टार्ट किया और कोर ब्रांचेस और एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स ये सब पढ़ना स्टार्ट किया इस अन अकेडमी से। तो उसके लिए मैं हर रोज 4 आवर्स तक करता था, और मतलब मैं वीकेंड में ज्यादा दे पा रहा था वीकडेज के, क्योंकि कॉलेज था और कोई मतलब वीकेंड ज्यादा सुटेबल रहता था। तो वीकेंड में मेरा 6 घंटे भी चले जाता, 6 7 वैसे ही।
तो आप कैसे मैनेज और करते थे? जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज भी रहता है, तो कॉलेज में भी एक कंपलसरी रहता है कि कॉलेज में आपको अटेंडेंस कंपलसरी रहता है। बहुत सारे स्टेट कॉलेज में भी नहीं भी रहता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी होगा या नहीं होगा, ये तो अभी आप रिवील कीजिएगा। तो आप दोनों चीजों को कैसे मैनेज कर रहे थे? गेट के प्रिपरेशंस और कॉलेज का भी जो टाइम टेबल था, दोनों को कैसे आप मैनेज कर रहे थे? तो पहली बात तो ये, मैं एक एक लाखी चीज हुआ मेरे को, मतलब मेरे लिए कोरोना। सो इसका मतलब मेरा ऑनलाइन चला गया कॉलेज, तो इसलिए मेरे को हर रोज जाना नहीं पड़ता था। तो ऑनलाइन जो क्लासेस वगैरह थे वो अटेंड करना इजी हो गया। तो अटेंड करना था, पर उतना ज्यादा हर्डल नहीं हुआ मेरे को, और मैं मैनेज कर पाया दिन में। मतलब ये गेट के स्टडी, कॉलेज के स्टडी, और एक बात, मतलब गेट के स्टडी पूरा डिफरेंट नहीं है। तो मतलब कॉलेज का जो सिलेबस है वो गेट के तो मिलता जुलता है। तो एक को स्टडी करने से उसको दूसरे को तो बेनिफिट मिलता है। तो सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छा इजी होता है, तो इसलिए मैं मैनेज कर पाया। तो डेली आप गेट के प्रिपरेशंस को कितने घंटे देते थे ऑन एन एवरेज? मैं 4 घंटे देता था, और वीकेंड में मैं 6 घंटे, 6 और 7। ओके। तो जब आप प्रिपरेशंस स्टार्ट किए थे, तो आपने अगर सीएससी से स्टार्ट किया था, तो सीएससी का कौन कौन सा टेक्निकल सब्जेक्ट से आपने स्टार्ट किया? क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें यही नहीं पता होता है कि किस सब्जेक्ट से वो स्टार्ट करें। तो आप ये गाइड कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से बच्चों को स्टार्ट करना चाहिए? मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड कब आपने पढ़ा था? अच्छा, तो मैं पहली बार तो फरवरी में जब स्टार्ट किया, तो मैं डिजिटल, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्ट्रिक्ट मैथ से ही स्टार्ट किया। ये दोनों सब्जेक्ट बेसिकली सीएस का फंडामेंटल होता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स इज बेसिक फंडामेंटल, और सब सब्जेक्ट में यूज होता है बाद में जाके, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मतलब सीओ में, कोआ में मतलब यूज होता है। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट सुटेबल है स्टार्ट करने का। और मैं डिजिटल, ये दोनों सब्जेक्ट को ही रिकमेंड करूँगा। और जो एप्टीट्यूड और मैथ का जो है, वो मतलब ये अच्छा होगा। तो तुम हर रोज मतलब आधे घंटे, 1 घंटे उसको दो, एप्टीट्यूड और मैथ को। क्योंकि एप्टीट्यूड मैथ इज नॉट लाइक कोर सब्जेक्ट जहाँ पर मेरे को पढ़ना है, रिवीजन करना है तो हो गया। एप्टीट्यूड मैथ मतलब ये प्रैक्टिस से होगा, एब्सोल्युटली प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड मैथ। तो मैंने एप्टीट्यूड मैथ उतना मतलब फरवरी से स्टार्ट नहीं किया, मैं थोड़ा लेट हो गया, जून से स्टार्ट किया एप्टीट्यूड मैथ। तो एप्टीट्यूड मैंने पहले खत्म किया अगस्त में, और मैथ भी मैंने खत्म किया उसी, लगभग उसी समय। तो उसके बाद मैं हर रोज प्रॉब्लम सॉल्व करता था ये दो सब्जेक्ट का। तो मतलब ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, एप्टीट्यूड और मैथ। तो आपने मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के लिए क्या सब रिसोर्सेज फॉलो किया था? क्योंकि आपको पता है कि मैं भी एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूँ, तो बच्चों का सबसे ज्यादा क्वेरी इसी सब्जेक्ट्स को लेके रहता है। तो आपने क्या सब हाँ, तो रिसोर्सेज फॉलो किए? एप्टीट्यूड का तो आपका रिसोर्स गोल्डन है, मतलब ओके, थैंक यू। बताना चाहिए। मतलब क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है एप्टीट्यूड का, वो सब कवर करता है एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है। और उसके बाद आप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हो। तो वो प्रैक्टिस करने से ही मतलब हो जाता है, वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करने से ही हो जाता है। मैं तो उसी से ही मतलब प्रैक्टिस किया और टेस्ट सीरीज लिखा। मैं उसके अलावा मैं देखा नहीं, सच में। ओके। एंड मैथमेटिक्स के लिए आपने क्या किया था? मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको कोर्स भी देखा, और एक सर का भी कोर्स देखा, राव सर का भी कोर्स देखा। तो उसके बाद मैं मतलब दोनों का ही फॉलो किया, मतलब। और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेशन लगाई, जैसे टेस्ट सीरीज लगाई। आप ये बता रहे थे कि डेली ऑन एन एवरेज आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे पूरे साल तक। तो आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, वो जो हम लोगों के द्वारा जो क्वेश्चंस दिया जाता है, उसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते थे, या कुछ अलग स्टैंडर्ड्स बुक या कुछ और भी आप करते थे? जैसे मैं हमेशा मैं बच्चों को बेसिकली, रिकमेंड करता हूँ कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, और जो भी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं प्रोवाइड करता हूँ उसे आप सॉल्व करें। तो आपने उसके एडिशनली भी कुछ किया था, या बस उसी सब रिसोर्सेज को फॉलो किया था? मैं कोई भी बुक नहीं फॉलो किया एक्चुअली। मैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले सॉल्व किया। वो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन एक स्टूडेंट के अंदर एक बेस जगाता है, मतलब क्वेश्चन का डिफिकल्टी, क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल। पैटर्न। वही वो पीवाई से ही मिलेगा वो चीज।
और प्रैक्टिस का क्वेश्चन तुम्हें नॉलेज देगा। मतलब क्या प्रैक्टिस के से ही तुम जानोगे कि तुम्हारे अंदर क्या एबिलिटी है वो सॉल्व करने का, और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और उसके बाद तो आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में तुम नॉलेज लोगे, मतलब तुम्हारा क्या इशू है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यही मैंने फॉलो किया। टेस्ट सीरीज आपने किस मंथ से स्टार्ट कर दिया था और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कब कंप्लीट हो गया था? किस मंथ तक आपका मतलब सिलेबस कंप्लीट मेरा हो? अगस्त में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मैंने मतलब अगस्त से सेकेंड डिवीजन स्टार्ट कर दिया, और सितंबर से ही मैं मतलब टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिया। सितंबर और अक्टूबर उतना ज्यादा टेस्ट सीरीज मैं नहीं दे पाया। लेकिन नवंबर दिसंबर मैंने अच्छे से टेस्ट सीरीज दिया। ओके ग्रेट। यानी कि टेस्ट सीरीज का भी काफी ज्यादा रोल रहता है। बच्चों को पहले तो टारगेट करना चाहिए कि जो भी नोट्स होते हैं उस पर कमांड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि प्रीवियस ईयर पे अच्छे से कमांड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये बात करें कि गेट का अगर क्वेश्चंस रहता है 100 मार्क्स का, तो उसमें आप मेनली 60 मार्क्स के अप्रोक्स तो आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे बना सकते हो। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस उसी के बेस्ड पे रहते हैं। और टेस्ट सीरीज आपको ये बताता है कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, 3 घंटे टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या कुछ नए कंसेप्ट आ गए तो उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो इन सभी चीजों को टेस्ट सीरीज से आप सीख सकते हैं। तो गौरव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके सोर्स ऑफ मोटिवेशंस कौन थे? यानी कि जैसे होता है क्या है कि आपने फर्स्ट टाइम टेस्ट स्टार्ट किया होगा देना, तो कभी ऐसे भी मार्क्स आए होंगे आपके टेस्ट में कि 20 मार्क्स 30 मार्क्स भी आपने स्कोर किया होगा 100 में। और ये सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है। जैसे जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि सर 20 मार्क्स ही आ रहे हैं, 10 30 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो वो डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं प्रिपरेशन। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो टॉपर होते हैं उनका भी फर्स्ट ऐसा ही रहता है। यानी कि अगर हम सबके सिनारियो को देखें तो सभी स्टूडेंट्स के वो कॉमन सिनारियो रहते हैं। तो आपने इन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया था? तो एक बात तो सच है, टॉपर्स को भी ये आता है। मतलब मैं फर्स्ट टेस्ट दिया तो मेरे को मतलब 10 के ऊपर ही नहीं आया, ओके। 9 10 ऐसे ही आया। तो वो डिमोटिवेट होने का रीजन नहीं है, उसको जाके मोटिवेट करना है। मतलब उस वही तो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा अंदर इशू कौन सा है और कौन सा एरियाज तुम्हारा वीक है। तो वही मैंने रिसर्च किया, मतलब कौन सा एरिया मेरा वीक है। तो वो मेरे को पता चला कि इस जगह में वीकनेस है। मतलब एप्टीट्यूड में कुछ कुछ जगह में वीकनेस मेरे को था। मतलब मेरा वीकनेस प्रॉफिट एंड लॉस में था, तो वो मैंने किया। और को सब्जेक्ट में भी मेरा बहुत कम मार्क्स आते थे। तो सितंबर अक्टूबर में, और उसके बाद मैंने जब नवंबर दिसंबर में जब बारी बारी में टेस्ट सीरीज देता गया, तो वहां पर मेरे को स्कोर इम्प्रूव होता गया। मतलब 30, 42, उसके बाद मतलब ऊपर जाता गया, और 50% के ऊपर जा गया यानी कुछ कि बार। आपने टेस्ट सीरीज का काफी ज्यादा अच्छे से एनालिसिस किया था। जैसे आप कोई भी हाँ टेस्ट देते थे तो आप वो क्या करते थे, उसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहता था? एक मान लीजिए 3 घंटे का आपने टेस्ट दिया, उसके बाद आप क्या सब स्ट्रेटजी फॉलो करते थे? यानी कि आप अलग से शॉर्ट नोट्स बनाते थे? यानी कि आप बता सकते हैं कि कैसे आप एनालिसिस करते थे टेस्ट सीरीज को? हाँ। तो मैं किसी भी क्वेश्चन का तुम तो कैलकुलेशन तो करते ही हो पहले टेस्ट में। तो वो कैलकुलेशन बाद में जब खत्म होगा तो तुम्हें सही आंसर से मिलाना होगा। तो तुम्हारा मतलब डायरेक्शन क्या था तुम्हारा आंसर का, और तुम क्या समझ में नहीं पाए क्वेश्चन में, और उसके लिए तुम ऐसा नहीं दे पाए। तो वो तुम्हें एनालाइज करना होगा, और तुमसे वो एनालाइज से ही पता चलेगा कि तुम्हारा जो इशू है वो कहाँ पर है। तो बेसिकली मैं वही किया। टेस्ट के बाद हर एक जो रॉन्ग आंसर मैं दिया, तो हर एक दिन मैंने देखा कि उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और क्या है एक्चुअल में उसका आंसर, क्या कैसे आया है, कैलकुलेशन क्या था। तो वो स्टेप मैंने देखा, फॉलो किया, तब अंडरस्टैंडिंग हुई क्या ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके ग्रेट। तो यानी कि आप उसको नोट डाउन करते रहते थे और ये आप सोचते थे कि नेक्स्ट टाइम से वो गलती रिपीट नहीं हो नेक्स्ट टेस्ट हाँ में। तो डे बाय डे आपका इंप्रूव होता गया होगा। जैसे आपने बताया कि सर पहले टेस्ट में 10 मार्क्स के अराउंड आए होंगे, तो एक समय ऐसा भी आया होगा कि आपका टेस्ट सीरीज में ही 70 मार्क्स 80 मार्क्स आ रहे होंगे लास्ट टाइम तक।
मेरा 80 मार्क्स नहीं आया कभी ओके एक्चुअली। ओके। तो 70 मार्क्स भी हाईएस्ट नहीं आया तो। हाईएस्ट मार्क्स कितने रहे थे टेस्ट सीरीज में आपके? मेरा 60 समथिंग था, 67 समथिंग। और रैंक कितने थे हाईएस्ट? मेरा रैंक, हाँ मतलब टेस्ट मेरा सीरीज में रैंक कभी आपका टॉप 10 या टॉप 100 में रैंक आया था या हमेशा उससे बाहर ही रहता था? बाहर ही आता था, टॉप तो 100 देखिए से। बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और टेस्ट सीरीज को आप सीरियस ले लेते हो कि सर इसमें जो रैंक आ रहा है हम गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या गेट में भी वैसा ही रैंक आएगा। तो आपके सामने गौरव है, मान लीजिए कि इन्होंने भी टेस्ट दिया और इनका रैंक अगर टॉप 100 में कभी नहीं आता था, अगर ये पहले से प्री एज्यूम कर लिए होते कि गेट में एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसा नहीं हो सकता है, तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि ये इतना अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते थे। तो एक चीजों को आपने जाना भी होगा कि मन के हारे हार, मन के जीते जीती, यानी कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब भी आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी कि आपको ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आप ये चीजों को कर सकते हो। स्टूडेंट के साथ यही होता है कि उनको अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। टेस्ट सीरीज को सीरियस लेना है, जो आप उसमें मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको आपको इंप्रूव करना है डे बाय डे। ये नहीं सोचना है कि वो रियल एग्जाम ही है, यानी कि जो मार्क्स यहाँ आ रहे हैं वही टेस्ट में आएंगे। आप एक्चुअल एग्जाम में जो है टेस्ट से अच्छा परफॉर्म करोगे अगर डे 1 से आप धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं तो। एम आई राइट गौरव? हाँ सर। यस। एक्चुअल में मेरे को एक पता चला कि मतलब टी सीरीज हार्डर होता है एक्चुअल गेट पेपर से, मेरे को तो ये लगा, और किसी को पता नहीं पर मेरे को ये लगा। यस, बिल्कुल ऐसा होता ही है कि जो भी टेस्ट सीरीज बनाए जाते हैं वो एक स्टेप ऊपर रहता है गेट के एग्जामिनेशन से। कुछ कुछ पेपर बहुत ही भी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो इसलिए उसको इतना ऐसा नहीं लेना है कि एनालिसिस पे कि गेट में भी ऐसा होना है, फ्रस्ट्रेट हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं मानना है अपने आप को। अपना काम है टेस्ट सीरीज को देना, उसमें जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको एनालाइज करना। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पढ़ाई के अलावा आप क्या करते थे, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप काफी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो अब फ्री टाइम में या आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या सब करते थे? मैं बाहर में चले जाता था, क्रिकेट खेलता था, और बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता, माइंड मतलब फ्रीज होता, हो रहा है ब्रेन, तो मैं मतलब म्यूजिक म्यूजिक चालू करता था, तो मतलब रिलैक्स होता था। और किसी को, मम्मी पापा को जाके बोलता था कि मतलब कुछ और की बात, मतलब पढ़ाई के अलावा, तो हम्म। मतलब माइंड रिलैक्स होता था। और मैं ऐसा मतलब स्टूडेंट नहीं था कि मैं 4 घंटे एक साथ दे पाऊँ। मैं मतलब 2 घंटे भी एक साथ नहीं दे पा रहा था कुछ कुछ टाइम तो। मेरे पास मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं था, मतलब 10 मिनट आप 5 मिनट ब्रेक कंटिन्यू लेता। 4 से 5 घंटे नहीं बैठ सकते थे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है कि आप पढ़ाई तो कंटिन्यू करते होंगे। ऐसा नहीं होता होगा कि आप एक सप्ताह ब्रेक ले लिए या 10 दिन ब्रेक नहीं ले नहीं लिए। नहीं नहीं, मतलब 4 घंटे 5 घंटे मेरे को कंप्लीट करना ही है, पर कॉन्टिन्यूअस नहीं। ओके, ग्रेट। कॉन्टिन्यूअस नहीं कर सकता था। चलिए अच्छी बात है। तो मतलब फिजिकल वर्कआउट कर लेते थे, आप फालतू के गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं रहते थे। आप नहीं, जब मैं प्रिपरेशंस सोशल कर रहे मीडिया थे, में। आप जब प्रिपरेशंस कर रहे थे तो सोशल मीडिया का भी कोई रोल था या आप सोशल मीडिया से बिल्कुल हट के थे? यानी कि जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आजकल के जो जनरेशन के स्टूडेंट हैं या आपके एज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन का कारण है वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फेसबुक यही है। यानी कि वो अगर मान लीजिए फेसबुक पे किसी को देख लेते हैं कि उन्होंने ये पोस्ट किया तो वो अपना लाइफ को भी वैसा सोचने लगते हैं, या इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस के कारण थे। तो आप यूज करते थे या नहीं करते थे? और अगर यूज करते थे तो आप कैसे इन सब चीजों को अवॉइड किए थे या कैसे मैनेज करते मैं थे? मैं सोशल मीडिया में थोड़ा इन्वॉल्व था, पर उतना ज्यादा नहीं, मतलब दिन में हर घंटे वहां पर नहीं, 10 मिनट 15 मिनट, बट वैसा ही, उसके ज्यादा नहीं। मतलब तो अगर मतलब ओवरऑल हम 24 आवर्स में देखें तो आप मुश्किल से हाफ एन आवर यूज करते होंगे हाँ। मोबाइल फोन। ओके। चलिए, तो बच्चों को मैं भी यही सलाह देता हूँ कि आप सोशल मीडिया से जितना दूर रहिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि सोशल मीडिया ही आपको रूल करने लगेगा, यानी कि आपके माइंड को वही ऑपरेट करेगा। चलिए, तो काफी अच्छा रहा गौरव आपके साथ टॉक करके। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। यानी कि आपके गेट में 60 रैंक आए हैं, तो अब आपका फ्यूचर गोल क्या है? आगे आप क्या अचीव करना चाहते हैं? आप आगे क्या प्लान करके रखे हो? और अगर आपने गेट दिया था तो क्या आप पहले से ये सोच रहे थे कि आपका 100 के अंदर रैंक आएगा या डबल डिजिट में रैंक आएगा? एक्चुअल में मेरा प्रिपरेशन
थोड़ा अच्छा था, पर 100 के अंदर मैंने उतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मेरे को उतना अच्छे से नहीं आता था। पर मेरा प्रिपरेशन अच्छा था, तो मैं एक्सपेक्टिंग अ गुड स्कोर, मैं गुड स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, ग्रेट ग्रेट। और आया भी है गुड स्कोर। चलिए, तो मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस तो रहना ही चाहिए अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो। अब गौरव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। हाँ, तो मेरा अभी तो आईटी में जाना है मेरे को, और वहाँ से अच्छे से पढ़ना, वहाँ से अच्छे से प्लेसमेंट लेना, और रिसर्च में भी मेरे को इंटरेस्ट है। तो मतलब वहाँ पर जाके ही पता चलेगा क्या। यानी कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप फॉरेन भी जा सकते हैं, ये आपका ऐसा कहना है कि आगे रिसर्च के लिए वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, आपने आईआईएससी के लिए अप्लाई किया है या नहीं। ऐसे के लिए मैं अभी तक अप्लाई नहीं किया, पर अब करूँगा। ओके, ग्रेट। और करना ही चाहिए। अगर आईआईएससी मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का, हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एक ड्रीम रहता है कि सर मुझे आईआईएससी बेंगलोर में पढ़ना है। तो आपका भी एक ड्रीम हाँ, होगा। तो मेरा मैं, भी ड्रीम है हाँ एक्चुअली। बिल्कुल। तो बच्चों, मैं भी आपके लिए एक शुभकामना करूंगा कि आपका जरूर सिलेक्शन हो, अगर आपने आईआईएससी बेंगलोर में अप्लाई किया है, या अगर आप किसी भी टॉप आईआईटी में जाना चाहते हो, तो बिल्कुल आपके सपने पूरे हों। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा गौरव, कि जो भी फ्यूचर अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी कि गेट 2024 या 25 के एस्पेरेंट्स हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे। मैं उनको मतलब एक ही सजेशन देना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी। मतलब दिन में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मतलब जो बुक खुली, बुक देखी, वो वैसे नहीं, मतलब जो पढ़ा वो दिमाग में स्टे होना चाहिए, और जो पढ़ा कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। और दिन में वीक में एक गोल डिवाइड करना चाहिए, मतलब एक स्ट्रक्चरल वे में पढ़ना चाहिए। तो इस मंथ में मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करके रहूंगा, तो ऐसे टाइप का। तो ऐसे किए गोल इजी हो जाता है जब तुम गोल को मतलब ब्रेक डाउन करते हो। तो ऐसे ही पढ़ना तो अच्छा होगा। मतलब तुम सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे, टेस्ट सीरीज दे पाओगे, मतलब टाइम तुम निकल पाओगे ऐसे। ओके गौरव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि काफी बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि आप रिलेशनशिप में थे या नहीं, और अगर थे तो आप कैसे टाइम मैनेज करते थे, क्योंकि ये मैं स्टूडेंट्स का एक्चुअली सबसे बड़ा डाउट्स रहता है। मैं एक्चुअली रिलेशनशिप में नहीं था कॉलेज में, तो मैं मतलब तो आप इन चीजों को हैंडल कैसे किए होंगे। जैसे ऐसा होता है ना कि ये एक यंग एज रहता है, तो हर किसी का मन करता है डिस्ट्रैक्ट होने का, लेकिन आप अपने माइंड को कैसे फोकस किए थे गेट के प्रिपरेशंस को लेके। हाँ, मेरा तो आईआईटी में जाने का एक शौक है, तो वही मेरे को पहला मोटिवेशन दिया। और मेरा फैमिली भी अच्छा मेरे साथ में रहा, एक साथ मतलब मेरा फादर, मदर एंड माय सिस्टर ऑलवेज हेल्प मी अराउंड दिस गोल टू मूव फॉरवर्ड, एंड दे ऑलवेज मोटिवेट मी। तो ऐसे ही मेरे को मोटिवेट हुआ। तो मतलब मेरा ड्रीम था आईआईटी में जाने का, तो वही मेरे को मोटिवेट दिया। ओके, तो मैं यही कहूंगा बच्चों, आप लोगों के लिए भी, कि अगर आपके अंदर वो चाहत है या डिटर्मिनेशन है, विल पावर है कि हमें ये करना है, तो कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, कितने भी विघ्न और बाधाएं आ जाएं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, आपका पूरा का पूरा फोकस रहना चाहिए कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। अगर आप ये सोच लिए हो कि नहीं आपको गेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप गेट क्रैक करोगे ही। अगर आपका फोकस ही नहीं है एग्जामिनेशंस को लेके, आप खुद सीरियस नहीं हो, तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है। और हमेशा आप मोटिवेट हो, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया है उनसे मोटिवेट होना है। कुछ बच्चे क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो 4 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि जो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के जो क्राउड हैं, वो इस बात से दुखी हैं कि सर उसका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे होगा। तो बच्चों, आपको एग्जाम्पल लेना है उन स्टूडेंट्स का जो अच्छा किए हैं, और कैसे अच्छा किए हैं ये आपके सामने है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप भी अगर इसी तरह से पढ़िएगा तो जरूर अच्छा कीजिएगा। और गौरव, आपके फैमिली अभी कैसा फील कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे। मेरा फैमिली बहुत ही अच्छा फील कर रहा है। और मेरा फैमिली का एक्सपेक्टेशन एक्चुअली उन लोगों मैं को बोल दिया, मतलब तुम जो करना है करो, वो तुम्हारी डिसीजन है। मैं
मतलब उन लोग मेरे सपोर्ट में हर वक्त रहेगा, मैं जो भी करूँ। ओके। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है। तो इसलिए मतलब मैं खुश हूँ मेरा फैमिली से, यानी और कि वो भी आपके मेरे से। फादर मदर आपके डिसीजन में हमेशा आपको सपोर्ट किए हैं, यानी कि आप जो भी हाँ। चीजों को करना चाहे आपको वो कभी मना नहीं किए हैं। तो एक फैमिली सपोर्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे ऐसा तो कभी नहीं रहता है कि आप साथ ही साथ कुछ और चीजों के लिए भी सोच रहे थे। जैसे ऐसा होता है कि बच्चे क्या होता है कि सोचने लगते हैं कि साइड साइड हम ये करने लगे हैं पार्ट टाइम। तो अगर आपने पूरा का पूरा टाइम गेट में ही दिया था या कुछ पार्ट टाइम वर्क के लिए भी आप सोच रहे थे? मैं पार्ट टाइम वर्क के लिए उतना ज्यादा सोचा नहीं, मतलब गेट में ही मेरा फोकस था एक्चुअल ग्रेट। में। यानी कि फर्स्ट म- टाइम अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशंस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक चीजों पे आप फोकस्ड रहें। अगर आप माइंड को जितना ज्यादा डेविएट करोगे तो उस चीजों पे एक चीज पे फोकस नहीं हो पाता है। तो गौरव, काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंटरेक्शन है ये अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और काफी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगा आपके जर्नी से। और फ्यूचर में भी हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे। अगर स्टूडेंट्स के श्योर कुछ ना सर। कुछ डाउट्स रहते हैं तो उसे हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपके फ्यूचर जर्नी जर्नी के लिए विश करता हूँ कि आप फ्यूचर में और भी सक्सेसफुल हों। ठीक है, माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू गौरव थैंक यू फॉर सर। दिस।